हेलो बच्चों, इस सेशन में हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले। रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। अभी तक हमने ट्रांसलेशनल मोशन में, या हम ऐसा बोले कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एफ नेट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर जीरो है, तो हम क्या बोलते थे कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा समझो कि ये ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहेगा तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलता हुआ हो सकता है। तो नेट फोर्स, कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि नेट फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पे जीरो है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा। नहीं, ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक मूविंग ऑब्जेक्ट भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ये हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, वहां पे हमने पढ़ा था कि नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जीरो हो तो हम उसको बोलते थे कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट या पॉइंट इज जीरो। बट यहाँ पे हमें कुछ अलग तरीके के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू अगर जीरो होती है, रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू अगर जीरो होती है, या सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट क्या है, जीरो है, तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। कंडीशन इक्विलिब्रियम, टोटल जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जाता है उसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी आता है, जो हमने एनएलएम में पढ़ा था। क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट रोटेट हो नहीं रहा था तो हमें रोटेशनल के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी। बट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, या जिसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो। मींस हमें क्या ध्यान में रखना है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो होना चाहिए। तो जैसे हम इंट्रोडक्शन में ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको अगर हम पढ़ें, इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन इन विच बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर ऑब्जेक्ट का है और वो पहले से ही रेस्ट पे, तो वह रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है। या अगर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। क्यों? Because the resultant of all external forces and resultant of all external torque acting on it is zero. ठीक है। In rotational motion, equilibrium means the body has no angular acceleration. मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। मींस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट रोटेट करता रहेगा अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो। अगर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है और ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता रहेगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए सम ऑफ एफ जीरो, एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसके बाद भी दो पॉइंट हमें याद रखना है कि जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात होगी तो ए कांस्टेंट रहेगा, ए क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट। एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात होगी तो अल्फा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, ये टॉर्क के बारे में तो हमने पढ़ा था। टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट अगर हमें टॉर्क निकालना है तो यही चीज हम पढ़ चुके हैं, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो अभी एक टाइप होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या है कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जैसे पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, उसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो वापस अपनी जगह पे आने की अगर वो कोशिश कर रहा है, ट्राई करता है, तो हम क्या बोलते हैं उसे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। समझ आई बात? अगर वो अपनी जगह पे फिर से आने की ट्राई कर रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से उठा के यहां पे ले जाके से छोड़ा,
अब यहाँ पे रिलीज किया तो फिर से वो अपनी जगह पे आने की ट्राई कर रहा है। इफ स्लाइटली डिस्टर्ब द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, और ऑब्जेक्ट आने की ट्राई भी नहीं कर रहा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए ट्राई भी नहीं कर रहा है और आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम हमारा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इफ स्लाइटली डिस्टर्ब द बॉडी रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम एट न्यू पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप रख रहे हो उस पोजीशन पे जाके वो ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में रह जाता है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये थोड़ा सा हमें 12th के लिए भी ध्यान में रखना होता है। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हमने थोड़ा इसको पढ़ा था। हमें वहां पे एक्सप्लेन कैसे किया जाता है कि एक मान ले एक ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। यहाँ से हमने अगर इस ऑब्जेक्ट को देखो, यहाँ पे mg फोर्स नीचे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, और हम इसको ऐसा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ऐसे चला जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। अब ये वाले ऑब्जेक्ट को अगर आप देखो, तो ये वाले ऑब्जेक्ट को देखो, तो इसको आप स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो इधर जाएगा, फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आने की ट्राई करेगा। इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में और ये वाला ऑब्जेक्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब जैसे इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस हैं, इसमें एग्जांपल्स हैं। अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, एक बुक हमारे टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो इसका मतलब बुक क्या कर रहा है, टेबल के ऊपर mg फोर्स लगा रहा है और टेबल उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। नेट फोर्स क्या है बुक के ऊपर, 0 है, तो वो क्या बोला जाएगा कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अ लैंप हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, जैसे लैंप हैंग होते हैं सीलिंग के साथ, तो mg उसका नीचे लग रहा होता है, बट जिसके साथ वो हैंग हो रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ देता है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में। अब बैलेंस्ड सीसॉ, जो हमने सीसॉ जो जैसे पार्क्स में हम देखते हैं, गार्डन में हम देखते हैं कि सीसॉ जो लगे होते हैं, उसमें क्या हुआ, दोनों तरफ अगर मासेस सेम रखे हम तो वो एक बैलेंस्ड कंडीशन पे है। अगर वो बैलेंस्ड कंडीशन पे ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब वो भी किसमें है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब होता है बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है। अब मान लो कि अ यूनिफॉर्म रॉड पॉइंटेड विद इट्स सेंटर, मतलब एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसको हमने सेंटर से क्या कर दिया, बांध दिया, और ये से टंगा हुआ है, तो ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स याद रखना है। पहला पॉइंट कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क, नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क निकालो ऑब्जेक्ट पे, 0 ही आएगा। ठीक है। ये की पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये तो हमने देखा। अ बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम इवन व्हेन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। A body can be equilibrium even when forces are acting on it if their resultant and resultant torques are 0। मतलब एक ऑब्जेक्ट है या एक पॉइंट है, इसके ऊपर दुनिया भर के फोर्सेस लग रहे हैं, ये इधर से लग रहा है, 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 कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर इनका नेट रिजल्टेंट 0 है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और नेट टॉर्क अगर इसके ऊपर इन सारे फोर्सेस की वजह से 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने, ये इंट्रोडक्शन था इक्विलिब्रियम का, जिसमें हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस 2 ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे 0 करना है। नेट फोर्स मतलब एक्स डायरेक्शन का सम, वाई डायरेक्शन का सम एंड जेड डायरेक्शन का सम, तीनों डायरेक्शन के सम में नेट फोर्स हमें क्या करना है, 0 करना है। और नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट हमें 0 लिखना है, तो वो हमें बस लिखते हुए चलना है और क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे। ये 2 पॉइंट हमें ध्यान से क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस इन्हीं दोनों पॉइंट से ही सॉल्व होने, मेन कंसेप्ट यही है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम के। जैसे ये एक रॉड है, ये 2 स्ट्रिंग के साथ ऐसा बंधा पड़ा है, दिख रहा है हमें, ये रॉड 2 स्ट्रिंग के साथ बंधा है, और क्या बोला, if rod of mass m and length l is hanging by 2 string attached
It ends at shown in figure. Find the tension in both string if the rod is in equilibrium. तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है, टंगा हुआ है, तो टेंशन कितना होगा इन दोनों स्ट्रिंग में। तो टेंशन कैसे निकालते हैं, दो अलग अलग स्ट्रिंग है, दो अलग अलग स्ट्रिंग है, तो इधर का टेंशन आप T1 लिख लो और इधर का टेंशन आप T2 लिख लो। क्या ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये सेंटर मान लो, सेंटर पे इसका मास mg, ये फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर, और ये पॉइंट मान लो आप सेंटर का C। अब देखो क्या इस रॉड के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, T1 ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, इधर से T2 ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, मतलब T1 T2 ऊपर की तरफ है, तो वाई डायरेक्शन में जो है वो T1 T2 सम ऑफ एफ नेट, पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ एफ नेट इक्वल्स टू क्या करना है, 0। ये कौन सी कंडीशन है, ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो पहले हम इस कंडीशन को लगाते हैं। तो अगर हम देखें तो वाई डायरेक्शन में ही दोनों फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस अपवर्ड है, एक फोर्स डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब दोनों अपवर्ड फोर्सेस मिलके अगर डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे तभी ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या है कि T1 प्लस T2 किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए। अब x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो हम डायरेक्ट y डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर देते हैं, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। अच्छा, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लगाते हैं, टाउ नेट क्या करना है, हमें 0 करना है। अब टाउ नेट अगर हम 0 करते हैं तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख सकते हो। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। अब कैसे इसको अप्लाई किया जाए, इसको अप्लाई करने के लिए आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो। आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहते हो लिख लो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहते हो लिख लो, इसके अबाउट लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि किसी भी जहां पे स्ट्रिंग बंधा हुआ है या आगे आने वाले क्वेश्चन में जिस पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा फोर्सेस लगते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट ऑफ टॉर्क लिखना। तो अभी तो ठीक है, किसी के पॉइंट के अबाउट लिख लो। मान लो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता हूं, तो इस पॉइंट पे टेंशन है। अच्छा, हम जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क वाले कंडीशन में, टॉर्क वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिखते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिखते हैं उस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स कोई भी रोटेटिंग इफेक्ट देने वाला नहीं है, तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या आता है, 0। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा टॉर्क प्रोवाइड करने में। तो कौन से दो फोर्सेस मिले, दो फोर्सेस, एक mg मिला और दूसरा कौन मिला तुम्हें, एक मिला T2। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता तो T2 को हटा देता और T1 की वजह से टॉर्क लिखता और mg के वजह से टॉर्क लिखता। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता तो मैं mg को हटा देता, T1 की वजह से लिखता और T2 की वजह से लिखता, ठीक है। तो अभी मैं ये पॉइंट का नाम A रख देता हूं, ये पॉइंट का नाम B रख देता हूं। अब A के अबाउट टाउ नेट अबाउट A, टाउ नेट क्या लिखूंगा, टाउ नेट अबाउट A पॉइंट के अबाउट मैं टाउ नेट निकाल रहा हूं, ठीक है। अब T1 का तो कोई रोल रहा नहीं, A के अबाउट अगर मैं निकाल रहा हूं तो mg की वजह से टॉर्क आएगा। अच्छा, ये mg कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है, L/2 पे, इधर से भी डिस्टेंस कितना है, L/2। तो देखो mg मतलब फोर्स, टॉर्क के लिए क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट जिसके अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना हो गया mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, L/2। अब क्या है, अब ये भूल जाओ कि ये अगर ये होता, यही फोर्स होता तो ये इसको इधर रोटेट कराने की कोशिश कर रहा था, ये इसको क्या इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये तो नहीं है, केवल यही है। तो ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये रॉड ऐसा रोटेट होता, ठीक है। ये इसको इधर रोटेट कराने की सोच रहा है और ये वाला जो टेंशन है वो टेंशन किधर रोटेट कराने की सोच रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब mg ऐसा रोटेट करा रहा है और टेंशन क्या सोच रहा है कि मैं ऐसा रोटेट करा लूं। मतलब दोनों के टॉर्क एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दोनों के टॉर्क एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। मतलब जो टॉर्क
इस mg की वजह से जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन किसकी वजह से होगी, T2 की वजह से होगी। तो इसका मतलब ये दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है, और अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, इनका डायरेक्शन तो अपोजिट है, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो इसका मतलब नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। इसका मतलब mg इंटू L/2 इसकी वजह से टॉर्क वो किसके इक्वल होगा, T2 इंटू L। T2 देखो फिक्स पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, T2 L डिस्टेंस पे, तो T2 इंटू L हमने लिख दिया, ठीक है। तो L L कैंसिल हो गया, T2 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, mg/2, mg/2 आ गया। अब ये इक्वेशन है हमारे पास कि T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। अब अगर T2 mg/2 है, T2 mg/2 है, तो T1 भी कितना होगा, mg/2। तो टेंशन हमें यहां से फाइंड हो गया, हमें मिल गया ये टेंशन कि ये दोनों स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बट ये बेसिक क्वेश्चन है जिसको हमें ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन, इसमें स्ट्रिंग तो बंधे हुए हैं, दोनों में टेंशन T1 T2 दे रखा है, बट अब ये कि स्ट्रिंग एंड पे है, दूसरा स्ट्रिंग कहीं बीच में, एक स्ट्रिंग एंड पे है, दूसरा स्ट्रिंग कहीं बीच में। अब क्या कह रहा है कि mg जो है, mg की भी कंडीशन दे रखी है, mg जो है यहां से L/2 पे है और यहां से L/3 पे है। तो रॉड ऑफ लेंथ m और ये सब सारी कंडीशन दे रखी है, और क्या बोल रहा है कि T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है, फिर से वही काम हमें करना है कि सम ऑफ एफ नेट क्या करना है हमें, 0। ट्रांसलेशनल TE मैं लिख रहा हूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अच्छा, इसके ऊपर फोर्सेस कौन से हैं, देखो T1 T2 ऊपर है, mg नीचे है, इसका मतलब T1 प्लस T2 दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg को बैलेंस कर रहे हैं। दूसरा अब क्या करना है हमें, नेट टॉर्क क्या करना है, नेट टॉर्क हमें 0 करना है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने लगा दी। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा हूं, टॉर्क लिख रहा हूं, तो इसका मतलब इसका कोई T1 का कोई रोल नहीं है। mg नीचे खींच रहा है इसको, मतलब ऐसा रोटेट कराना चाहता है, T2 इसको ऐसा रोटेट कराना चाह रहा है, इस तरफ रोटेट कराना चाह रहा है। तो mg की वजह से जो टॉर्क होगा, मतलब mg इंटू L/2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क हो गया mg की वजह से। और T2 की वजह से जो टॉर्क होगा, तो वो T2 इंटू L/2 प्लस L/3, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है T2 के लिए फिक्स। इस पॉइंट से इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं, तो ये इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टाउ नेट 0 कर रहे हैं, तो उस पॉइंट से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 प्लस L/3 बनने वाला है। इन दोनों को हमें क्या कर देना, इक्वल कर देना, और T1 और T2 की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसमें क्या करूं, इसको सॉल्व करूं, तो mg L/2 ये हो गया T2, अब L/2 प्लस L/3, तो मैं क्या करता हूं, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से और 3 से, 2 से नीचे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। T2 कितना हो जाएगा, ये 5L/6 mg L/2, ये अपने हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, T2 की वैल्यू जहां तक मुझे समझ में आ रही है 3mg/5 आने वाली है। T2 की वैल्यू 3mg/5 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो T2 की, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू आ जाएगा mg। ये इक्वेशन हमारे पास था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इक्वेशन मिली हुई थी हमें। अब T2 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आते ही हम यहाँ पे T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3mg/5 इक्वल्स टू mg, देन T1 इक्वल्स टू हो जाएगा mg माइनस 3mg/5, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 2mg/5। मतलब T1 T2 की वैल्यू आ गई 2mg/5 एंड 3mg/5। ये हमारे पास टेंशन आ गया स्ट्रिंग के अंदर। हमें कुछ नहीं करना, नेट टॉर्क 0 करना है। किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क आप 0 कर दो, और किसी भी पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क 0 कर दो और एफ नेट 0 कर दो। यही दो काम हमें करने हैं, और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट यही है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन आ गया है हमारा। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, एक रॉड है, यहां से हिंज्ड है, मतलब ये यहां से हिंज्ड है, और क्या कह रहा है, ये स्ट्रिंग से यहां से बंधा हुआ है। अभी ये क्या कह रहा है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो टेंशन कितना होगा रॉड के ऊपर। तो हमें क्या करना है, देखो हिंज जहां पे होगा,
जो हिंज्ड पार्ट है वो हिंज्ड पार्ट पे अगर हम देखें तो एक हम यहाँ पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन NY बना सकते हैं और एक इधर NX बना सकते हैं। मतलब हिंज पार्ट भी तो कुछ फोर्स लगा रहा होगा। हिंज पार्ट क्या दे रहा होगा, रॉड को नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, वाई डायरेक्शन में NY, एक्स डायरेक्शन में NX। अच्छा एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स है नहीं, और कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में है नहीं। अगर इसका लेंथ L है तो L/2 पे mg एक्ट कर रहा होगा। कितने पे, L/2 पे क्या एक्ट कर रहा है, mg। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो सम ऑफ एफ नेट अगर मैं जीरो करूं, इस केस में सम ऑफ एफ नेट जीरो करूं तो NY प्लस टी नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू हिंज इन वाई डायरेक्शन प्लस टी इक्वल्स टू mg। ठीक है, ये हो गया। अच्छा नेट टॉर्क मैं जीरो करूं, टाउ नेट जीरो करूं, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया और ये क्या हो गया हमारा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। अब इसके अबाउट ही नेट टॉर्क अगर मैं जीरो करूं तो NY का तो कोई रोल नहीं है, मतलब mg जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा, कितना टॉर्क प्रोवाइड करेगा, mg इंटू L/2, और t जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा t इंटू L। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L हो गया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, तभी टाउ नेट जीरो होगा। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो t की वैल्यू आ रही है हमारी mg/2। t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, mg/2। t की वैल्यू mg/2 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया जो हमें टेंशन फाइंड करना था। ठीक है, और NY प्लस टी मतलब NY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NY की भी वैल्यू हो जाएगी हमारी mg/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दे रखा है, एक डिस्क दे रखा है ऑफ मास m, रेडियस R इज हैंगिंग एज शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन एंड हिंज फोर्सेस। NX तो पहले से ही जीरो गिवन है, NY हो गया और ये टेंशन हो गया, mg एग्जैक्ट सेंटर पे लगेगा। अच्छा है, और इसमें हमें हिंज फोर्स मतलब NY की वैल्यू निकालनी है और टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ एफ नेट फिर से क्या करोगे आप, जीरो करोगे तो फिर से देखो NY प्लस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू mg हो जाना चाहिए। ठीक है, वाई डायरेक्शन के दोनों फोर्सेस mg को बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा सम ऑफ टाउ नेट भी क्या करना है, हमें जीरो करना है। इसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख देते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, रेडियस के बराबर। तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, देखो mg इंटू आर, कितना हो गया mg इंटू आर, और टेंशन का जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, t इंटू 2r। यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2r। तो ये हो गया t इंटू 2r, r कैंसिल हो गया तो t इक्वल्स टू आ गया mg/2। t इक्वल्स टू कितना आ गया, mg/2। t इक्वल्स टू mg/2 आया, और यहाँ पे पुट करो ny की वैल्यू आ जाएगी आपकी फिर से mg/2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इक्विलिब्रियम के लिए, जिसमें ऐसे क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन सब में मिलते हैं, जहां पे एक वॉल है और ये नीचे एक फ्लोर है और एक लैडर है जो इस वॉल पे रखा हुआ है इधर, और फ्लोर ऐसा कुछ रखा हुआ है ये लैडर, और क्या बोला जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में, ये पूरा लैडर किसमें, इक्विलिब्रियम में। इस वॉल का फ्रिक्शन या म्यू, ये वॉल कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा और ये सरफेस फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, इसका म्यू जीरो नहीं है। तो ऐसा पूछा जा रहा है कि इस फ्लोर का मिनिमम फ्रिक्शन कितना, या फ्रिक्शन नहीं, इस फ्लोर का मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो, म्यू की वैल्यू मिनिमम कितनी हो कि ये लैडर इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, लेकिन इसको समझते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहां पे आप देखो, यहां पे ये इस सरफेस के कांटेक्ट में, इस पॉइंट का नाम मैं ए रख देता हूं, यहां पे इस सरफेस के कांटेक्ट में, तो यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है, जहां पे कांटेक्ट पे होता है सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट, वहीं पे उसी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड, मैं ये लिख सकता हूं। अच्छा यहां पे देखो इस वॉल के साथ क्या है, कांटेक्ट में, तो वॉल के साथ कांटेक्ट में तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, एन ऑफ वॉल। ठीक है, अच्छा और कौन सा फोर्स होगा, देखो लैडर के ऊपर एग्जैक्ट सेंटर पे कौन सा फोर्स आने वाला है, mg, ये mg फोर्स आने वाला है, आ गया। ठीक है, लेंथ इसका कैपिटल L है, ये दिया हुआ है। ठीक,
अब और कौन से फोर्सेस आएंगे भाई, अगर म्यू की वैल्यू है मतलब ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी तो आएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स देखो कैसा आएगा, कैसा आएगा, मैं ऐसा ही मान लेता हूं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं, अपोजिट नहीं मानता हूं मैं, इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स मानता हूं। मैं आगे बताऊंगा क्यों ऐसा मैंने माना। ठीक है, फ्रिक्शन मैंने अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मान लिया। ठीक, अब ये फ्रिक्शन मान लिया हमने। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के अबाउट हमें नेट टॉर्क 0 लिखना है और एफ नेट हमें क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान देना होगा कि इस पूरे सिस्टम या पूरे लैडर के ऊपर देखो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक फ्रिक्शन लग रहा है। मैंने इधर क्यों लगाया फ्रिक्शन, इसलिए लगाया क्योंकि लैडर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन तो इधर की तरफ है। ठीक है, तो फ्रिक्शन ही तो होगा, इस सरफेस का फ्रिक्शन ही तो होगा जो इस डायरेक्शन में, जैसे ये मान लू मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फ्रिक्शन ही होगा जो इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा होगा। इस वजह से मैंने नॉर्मल रिएक्शन अगर इस तरफ लग रहा है तो इसका मतलब मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे फ्रिक्शन उसके अपोजिट में इस तरफ लगाना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने दोनों को सेम डायरेक्शन में लगा दिया तो फिर तो इसी डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया, इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी आ गया, तो कभी भी एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड और ये mg, ये दो फोर्सेस हैं। देन ng मतलब अगर मैं सम ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 करूं, ठीक है, तो एनजी ने किसको बैलेंस कर रखा है, mg को। अच्छा ये g जो है इसका मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड। g से g कैंसिल मत कर लेना, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड, उसको बस एक डिनोशन दिया है हमने करने के, ड्यू टू ग्राउंड। ठीक, तो ये हो गया, तो ये आ गया। अच्छा मास mg है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, सेकंड सम ऑफ एफ वाई, क्योंकि एफ वाई था ये, सम ऑफ एफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस थे तो हमें सोचने की जरूरत है। अब सीधी सी बात है, नॉर्मल ड्यू टू वॉल जो भी इस लैडर के ऊपर आ रहा है उसको बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन। उसको बैलेंस किसने कर लिया, फ्रिक्शन फोर्स ने उसको बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब ये दो बातें हमें केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से मिल गई, ये बातें हमें किससे मिली, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं टाउ नेट। अब टॉर्क, हम टाउ नेट, टॉर्क भी तो हमें क्या करना है, 0 करना है। किस पॉइंट के अबाउट लिखूं, पॉइंट अबाउट ए, इसके अबाउट में टाउ नेट लिखूंगा। ठीक है, ए के अबाउट अगर मैं टाउ नेट लिख रहा हूं और 0 इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूं तो एक पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, इनकी वजह से कोई टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं रहेगी हमें। अच्छा अब देखो इन दोनों को अगर मैं छोड़ दूं तो ये दोनों फोर्सेस बचे, mg बचा और एन वॉल, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू वॉल। अच्छा अब mg देखो, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट ए से mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg तो ऐसा लग रहा है तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, और पॉइंट ए से एन वॉल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ। ध्यान से देखो भाई, टॉर्क होता है क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट आप लिख रहे हो टॉर्क, तो फोर्स कितना है, mg है, किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो, ए पॉइंट के अबाउट, तो फोर्स तो यही है। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गया l, ये होगा आपका l/2, कितना हो गया ये l/2, और आगे भी क्या होगा l/2। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये चीज तो आ रही है बेटा l/2 cos थीटा, क्या आ रही है l/2 cos थीटा। तो टॉर्क ड्यू टू mg क्या हो जाएगा, mg इंटू l/2 cos थीटा। ठीक है, अब देखो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लग रहा है, पॉइंट यहां पे है। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा उस पॉइंट से, यही तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना तो समझ में आ रहा है हमें, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट का, इस पॉइंट से। ये तो भाई ये l जो दूरी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, l/2 ये भी है, l/2 ये भी है। l/2 क्यों है, क्योंकि मिड पॉइंट पे ही mg एक्ट करेगा, तो ये l दूरी जो है, ये l तो ऐसा है, बट इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखो, l साइन थीटा, ये पूरा क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या आ जाएगा हमारा l साइन थीटा। तो ये आ जाएगा देखो कितना, n वॉल इंटू l साइन थीटा।
अब L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये देखो N वॉल अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, mg बाई 2, mg बाई 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, n नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू वॉल किसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को मैं फ्रिक्शन के इक्वल लिख देता हूं, n वॉल इक्वल्स टू फ्रिक्शन हो गया, F इक्वल्स टू कितना हो गया, mg बाई 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, ठीक। अब देखो फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इंटू एम जी, कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी, तो एम जी कॉट थीटा बाई 2, एम जी कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा बाई 2। ये मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए जब इस वैल्यू पे ही ये लैडर इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमने इसमें अप्लाई क्या किया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही अप्लाई करी, और धीरे धीरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। इसमें क्या किया है, अगर ध्यान से देखो आप तो वही दो काम हमने किए हैं, केवल एफ नेट जीरो किया, यहाँ पे y की जगह y भी था और x भी था, y भी था और x भी था, और दूसरा काम किया है टाउ नेट जीरो किया है हमने, और दोनों चीजें हमने जीरो करी, थोड़ी सी इक्वेशन बनाई, कंडीशन लगाई, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन है, देखो आप। हाँ तो बच्चों लैडर प्रॉब्लम में हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें एक वॉल है, उस पर एक लैडर ये रखा हुआ है, और लैडर का मास है 40 kg, और उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास है 10 kg, और लेंथ है लैडर की 10 मीटर। इस पॉइंट से ये 4 मीटर के ऊपर वहां पे ये खड़ा हुआ है ऐसे। ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है, नीचे जो ग्राउंड है ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, वॉल स्मूथ है, ये कोई फ्रिक्शन फोर्स लगाने वाला नहीं है। तो अब हम ऐसे कंडीशन में ये कह रहा है कि पूरा ये जो भी ये सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में, ये एंगल भी दे रखा है 37 डिग्री, और पूछ रहा है कि ये सरफेस का, नीचे वाले सरफेस का मिनिमम म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना हो कि ये पूरा लैडर इक्विलिब्रियम में रह जाए। तो हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही लगानी है। देखो आप अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे तो ये 4 मीटर पे ये इंसान खड़ा है और ये 10 किलोग्राम का है, तो 100 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहा होगा, और ये पूरा मास इसका है 40 kg, तो ये एग्जैक्ट 5 मीटर पे 400 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा, 40 इंटू जी। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, और यहाँ पे ये वॉल एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स होगा F, जो कि इस एन वॉल को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन सम ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, तो सम ऑफ एफ वाई करेंगे तो वाई डायरेक्शन में आप देखो तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द ग्राउंड कितना है, एन जी कितना हो जाएगा 100 प्लस 400, नॉर्मल रिएक्शन नीचे है, नहीं नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और नीचे ये दोनों फोर्सेस हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन एनजी इन दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा, तो एनजी की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड कितना आ जाएगा 500 न्यूटन। नेक्स्ट सम ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 करोगे तो इधर एन वॉल नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द वॉल आ रहा है और इस तरफ फ्रिक्शन आ रहा है, दोनों इक्वल होंगे तभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो एन ड्यू टू वॉल इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के बराबर होगा। ये दो बातें हमें पता चल गई। अब पॉइंट ए के अबाउट क्या करना है हमें, पॉइंट ए के अबाउट हमें टॉर्क लिख देना है, टाउ नेट क्या कर देना है हमें 0 कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 कर रहे हैं, टाउ नेट 0 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब पॉइंट ए पे जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, पहला एनजी दूसरा फ्रिक्शन, इनकी वजह से कोई भी टॉर्क हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब कौन कौन से फोर्सेस बचे इन दोनों के अलावा, एक 100 बचा, एक 400 बचा, तीसरा कौन सा बचा, एन वॉल। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब 100 और 400 तो एक ही तरफ है, तो ये इसको ऐसा इस तरफ, जैसे 100 और 400 नीचे की तरफ है तो इसको ऐसा घुमाना चाह रहे होंगे, ऐसा रोटेट कराना चाह रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि तीसरा कौन है, तीसरा एन वॉल है, मतलब वॉल की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, तो वो क्या कर रहा होगा, इनको रोटेट होने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की वजह से जो भी टॉर्क होगा उसको ये नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द वॉल बैलेंस करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द वॉल क्या कर रहा है, इसको इधर घुमाना चाह रहा है, ठीक, और ये दोनों फोर्स इसको इधर, दोनों मिलकर इधर घुमाना चाह, हो सकता है एक का टॉर्क कम हो क्या सकता है, दिख ही रहा है, एक का टॉर्क कम होगा दूसरे का टॉर्क ज्यादा होगा, बट दोनों
क्या करना चाह रहे हैं, दोनों चाह ये रहे हैं कि ये नीचे आ जाए, ये नीचे आ जाए, और उसको रोक कौन रहा है, ये। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो भी टॉर्क होगा उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड नॉर्मल रिएक्शन के फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गया कि दोनों एक लैडर को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही घुमाना चाह रहे हैं। तो पहले 100 न्यूटन की वजह से अगर हम लिखें, 100 न्यूटन की वजह से अगर हम लिखें, 100 न्यूटन की वजह से हम टॉर्क को लिखें तो क्या हो जाएगा, देखो 100 और ये 4 मीटर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 4 इंटू कॉस 37, और दूसरा क्या हो गया 400 कॉस 37। ये दोनों क्या करना चाह रहे हैं, एक तरफ घुमाना चाह रहे हैं। अब वॉल क्या करना चाह रही है, 5 होगा ना, 5 कॉस 37, ये 5 मीटर पे होगा ना mg, क्योंकि 10 मीटर का ये पूरा लेंथ है तो 5 मीटर पे mg होगा, तो ये 5 हो गया। अब ये देखो एन वॉल, वॉल क्या करना चाह रहा है, वॉल करना ये चाह रहा है कि इसको घुमा दे वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एन वॉल ये हो गया। अब इसका पॉइंट ए के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये होगा। अब ये दूरी कितनी है, 10 है, तो ये 10 cos थीटा और ये 10 sin थीटा, तो ये अगर 10 sin थीटा तो ये भी 10 sin थीटा, तो 10 sin 37 हो जाएगा। अब देखो 100 इंटू 4 cos 37 की वैल्यू 4/5, 400 इंटू 5 और cos 37 की वैल्यू 4/5, n वॉल इंटू 10 sin 37 की वैल्यू आ जाएगी 3/5, 5 कैंसिल हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये देखो 20 और ये हो जाएगा आपका 80, और इसको सॉल्व करो तो ये 16 टू जा, इसको सॉल्व अप करोगे तो ये 20 ये हो गया। अब ये सॉल्व करके एन वॉल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एन वॉल की वैल्यू हम निकालेंगे, एन वॉल की वैल्यू आ जानी चाहिए हमारे पास 6, ये आ जाएगा हमारा 2, ये एन वॉल इंटू 6, इसको मैं इस साइड में लिखता हूँ, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1600 प्लस 16 इंटू 20, 16 इंटू 20, ये आंसर आएगा। एन वॉल की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, एन वॉल की वैल्यू में फिर यहाँ पे क्या करना है हमें, एन वॉल की वैल्यू में यहाँ पे एन वॉल की जगह पे हम फ्रिक्शन लिख सकते हैं, तो 1600 प्लस 16 इंटू 20, 16 इंटू 20 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1600 प्लस 320 और ये आ जाएगा 6F, ये फ्रिक्शन हो गया। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एम जी इंटू 6 इक्वल्स टू 1600 प्लस 320 और म्यू एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कितना है ये एम जी, ये भी तो 100 किलो का 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये आ जाएगा एम जी टोटल आ जाएगा 500 इंटू 6 1600 प्लस 320, इससे यहाँ से म्यू आप सॉल्व करोगे लगभग 0.64 के आसपास ये आंसर आना चाहिए, म्यू की वैल्यू 0.64 आनी चाहिए। अब हम सॉल्व करके देख भी सकते हैं, 1600 प्लस 320 डिवाइडेड बाई 3000 डिवाइडेड बाई 3000, 0.64 ये आंसर आ गया, ये मिनिमम वैल्यू होगी म्यू की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। लैडर प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, अगर देखा जाए तो कंसेप्ट तो बिल्कुल बेसिक ही है। तो इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिसमें क्या दे रखा है, एक सीसॉ है जिसमें इस तरफ यहाँ पे 5 kg का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे m kg का एक ऑब्जेक्ट है, उससे 2 मीटर की दूरी पर एक सपोर्ट दिया हुआ है जो कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा, और सेंटर ऑफ मास इस रॉड का मास दे रखा है 10 kg और लेंथ दे रखा है 10 मीटर। ये पूरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सपोर्टेड है, यहाँ से इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। अच्छा, इसमें बोला क्या गया है कि सीसॉ इज इन इक्विलिब्रियम, सीसॉ किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो क्या फाइंड करना है इसमें, मास, ये जो m मास दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कितनी होगी, m मास की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करना है अपने को। तो हम क्या करते हैं, और नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, दो चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है हमें। क्या करना है, सिंपल सा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दो इक्विलिब्रियम होते हैं, पहला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या होता है हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ एफ नेट क्या करना है, हमें 0 करना है,
और इसके लिए सम ऑफ टाउ नेट की वैल्यू इसके लिए क्या करनी है, हमें 0 कर देनी है। तो टाउ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 कर देनी है। बस ये दो काम हमें करना है, ठीक। अब देखो सम ऑफ एफ नेट, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही सारे फोर्सेस हैं, वाई डायरेक्शन में ही सारे फोर्सेस हैं। देखो एम कितना फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, mg लगाएगा, और ये सेंटर ऑफ मास मतलब रॉड के सेंटर ऑफ मास पे कितना फोर्स आएगा, 100 न्यूटन का आएगा, और ये 5 kg नीचे कितना लगाने वाला है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाने वाला। अब इन तीनों फोर्सेस को, 50 को, 100 को एंड mg को, इन तीनों फोर्सेस को कौन बैलेंस करने वाला है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन। देन इस केस में नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा mg प्लस 100 प्लस 50। ये नॉर्मल रिएक्शन की एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। एफ नेट इक्वल्स टू 0 करने के बाद टाउ नेट इक्वल्स टू 0 जब हम करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होने वाला होगा, इस पॉइंट के अबाउट ये ऊपर नीचे होने वाला होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट जब हम टॉर्क 0 करेंगे तो इस पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसका कोई रोल नहीं होगा। तो mg की वजह से कितना टॉर्क डेवलप होगा, देखो mg की वजह से ये इस तरफ घूमना चाहेगा, और 5 kg की वजह से ये इस तरफ घूमना चाहेगा, और जो सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स है उसकी वजह से भी ये इस तरफ घूमना चाहेगा। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हैं, ये दोनों एक डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हैं, उसके अपोजिट ये घुमाना चाह रहा है। तो इन दोनों के टॉर्क का सम, इन दोनों की वजह से जो टॉर्क आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसकी वजह से देखो 5 kg की वजह से क्या टॉर्क आएगा, 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, पूरा कितने का रॉड है, ये 10 मीटर का रॉड है, यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर है, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी हमारी 8 मीटर। तो यहां हो गया 50 इंटू 8। अब ये देखो 100 न्यूटन कहां पे लग रहा है, 5 मीटर पे ये 100 न्यूटन एग्जैक्ट लग रहा होगा, और ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2 मीटर। तो ये दूरी हो जाएगी हमारी, ये दूरी हमारी हो जाएगी 3 मीटर, ये दूरी हमारी कितने की हो जाएगी, 3 मीटर की हो जाएगी। तो इसका टॉर्क 100 प्लस 100 इंटू 3 कर दिया हमने। अच्छा, इन दोनों का जो भी टॉर्क होगा उसको कौन बैलेंस कर रहा है, mg का टॉर्क। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg का यहां से कितना है तुम्हारा 2 मीटर। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 400 प्लस ये हो गया हमारा 300, और mg m इंटू 10 इंटू 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 700 डिवाइडेड बाई 20, और m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 35.5 kg। m की वैल्यू कितनी आ गई, 35.5 kg। तो m की वैल्यू हमारी आ चुकी है 35.5 kg। अब m की वैल्यू निकलने के बाद हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमने एक इक्वेशन पहले से बना के रखी हुई है। तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा हमारा, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150, और प्लस mg मतलब 35.5 इंटू 10, और ये आ जाएगा हमारा 355 प्लस 150, ये आ जाएगा 150 प्लस 355, इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई और m की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे था तो हमने केवल एफ नेट को 0 किया है और टाउ नेट को 0 किया है, और इसका आंसर हमें मिल गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो ये भी क्या है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखो यहां से ये हिंज्ड है, यहां से इसको फिक्स किया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर, इस ब्लॉक से इसकी दूरी 3 मीटर, और इन दोनों ब्लॉक के बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी 2 मीटर, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर से, अब पहली बात तो n निकालने के लिए इस mg की जरूरत है। अगर ये mg हमें पता चल जाए तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस 50 प्लस 100, लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम वैसा ही हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg प्लस 50 प्लस 100। n की वैल्यू के लिए एक इक्वेशन हमारी तैयार है। अब हमें क्या करना है, टाउ नेट क्या कर देना है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जब हम लिखेंगे तो इसका टॉर्क जो होगा वो इन दोनों के टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा। तो अभी यही काम हमें करना है। देखो तो टॉर्क लिखते हैं mg की वजह से जो टॉर्क होगा mg इंटू 2,
mg इंटू 2, mg फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। अब इसकी वजह से जो टॉर्क होगा 5 mg मतलब 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 इक्वल्स टू 50 इंटू 3 हमने लिखा, प्लस जो 10 kg की वजह से, 10 kg की वजह से क्या होगा, 10 kg की वजह से आप देखो 10 kg से कितनी दूरी पे है, ये 2 मीटर ये है तुम्हारा, 3 मीटर ये है, तो टोटल कितना हो गया 5 मीटर। तो 10 g मतलब 100 इंटू 5, तो mg इंटू 2, mg इंटू mg इंटू 2 इक्वल्स टू, mg इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg इंटू 2 इक्वल्स टू 150 प्लस 500, तो कितना हो गया आपका ये 650, कितना आ गया 650 आ गया। और 650 आते ही हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, यहां से 2, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 650 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी मतलब 20, ये 650 बाई 20 kg हमारा m की वैल्यू आ गई। अब इस m की वैल्यू को उठा के आप इस इक्वेशन में रख दो, m की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, n की वैल्यू फाइंड कर लो, फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से n फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है और फाइंड क्या करना था अपने को n। अब यह हमें समझ में आया कि इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम है तो टाउ नेट 0 करना है, एफ नेट 0 करना है। हमें ये समझ में आया कि इन दोनों का जो टॉर्क होगा उसको ये अपोज कर रहा है, तो इसका टॉर्क इक्वल्स टू सम ऑफ इन दोनों का टॉर्क। यही काम हमने किया था जो लास्ट क्वेश्चन में किया, वैसे ये भी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही सीसॉ वाले प्रॉब्लम है। इसमें क्या फाइंड करना है, ऑन द सीसॉ वेट्स आर केप्ट एज शोन इन फिगर, सीसॉ इज इक्विलिब्रियम। क्या फाइंड करना है, वही सेम m की वैल्यू फाइंड करनी है और नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से वही mg का जो टॉर्क होगा वो 10 kg के टॉर्क को अपोज करेगा। तो mg का टॉर्क देखो, mg इंटू 2, इसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालोगे, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा होगा। प्लेटफॉर्म का कोई मास गिवन नहीं है, तो प्लेटफॉर्म के मास के लिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो mg इंटू 2 इक्वल्स टू 10 इंटू जी मतलब 10, 100 इसका 100 न्यूटन फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 4। तो ये आ जाएगा हमारा mg इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 2, देन m इंटू 10 इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 20 kg। आंसर कितना आ गया आपका 20 kg। ये m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 kg। चलो अगर m 20 kg है तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है 200 न्यूटन, कितना फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, 200 इधर 100 इधर, और n उसको बैलेंस कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 प्लस 100, और ये आ गया आपका 300 न्यूटन। ठीक, n की वैल्यू 300 न्यूटन आ गई है। तो ये कुछ इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स थे, सीसॉ प्रॉब्लम इन्हें हम बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान तब रखना होगा जब, जैसा पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म का मास गिवन था, तो जब प्लेटफॉर्म का मास गिवन होगा तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि उसका मास जो होगा वो सेंटर ऑफ मास पे भी mg फोर्स लगाएगा, सेंटर ऑफ मास पे भी mg फोर्स लगाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, जो पहला क्वेश्चन था। ठीक है, और बाकी के अगर प्लेटफॉर्म का मास नहीं गिवन है, प्लेटफॉर्म वेटलेस मासलेस है, प्लेटफॉर्म के मास के बारे में कोई चर्चा नहीं करी है, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। हाँ तो बच्चों इक्विलिब्रियम में ये एक क्वेश्चन है जिसमें ऐसा, ये एक ब्लॉक है स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ, ग्राउंड से कनेक्टेड है। एक बी ब्लॉक है 40 kg का, ए ब्लॉक 70 kg का। ये पुली जैसा एक शेप है, इसके ऊपर इधर से कनेक्टेड है, ये इधर से कनेक्टेड है। इसमें पूछा गया है कि अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग में क्या एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या होगा। तो इस पे भी हमें करना क्या, क्वेश्चन किस चीज का, इक्विलिब्रियम का। अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले एफ नेट 0 कर देना है सारे, मतलब दोनों ब्लॉक के ऊपर, दोनों ब्लॉक आप उठाओ, ए ब्लॉक उठाओ और बी ब्लॉक उठाओ, दोनों ब्लॉक को साइड में ऐसे रख लो, और नीचे की तरफ देखो, अगर ये एक्सटेंशन होगा इस स्प्रिंग में, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ kx लगेगा। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है kx, और नीचे की तरफ यहाँ पे क्या आने वाला है 70 kg है, तो 700 न्यूटन नीचे की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स आएगा, इसका टेंशन T1 और इसका टेंशन T2 मान लो, तो ये T1 आ गया। अब दूसरा ब्लॉक उठाओ, दूसरा ब्लॉक उठाओगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या आएगा अपने पास 400 न्यूटन, और ऊपर की तरफ टेंशन क्या मान लिया हमने
ऊपर की तरफ टेंशन हमारा क्या हो गया T2। हमने सेम टेंशन क्यों नहीं माना है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ऊपर वाले से कनेक्टेड है और नीचे वाला जो स्प्रिंग वाला स्ट्रिंग है वो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब यहां से अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा kx प्लस 700, kx प्लस 700। ये इक्विलिब्रियम में इसका मतलब T2 इक्वल्स टू 400, ये बन जाएगा अपना, ये दो इक्वेशन तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, टाउ नेट जीरो करना है। तो देखो इसमें T1, इसके ऊपर क्या फोर्स लगने वाला है T1, इसके ऊपर T1 लगने वाला है और इसके ऊपर क्या फोर्स लगने वाला है T2, और दोनों इसी पॉइंट के अबाउट क्या होने वाले हैं, रोटेट होने वाले। तो ये जब रोटेट होगा तो T1, इसके ऊपर T1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.3। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन लगाएंगे तो T1 इंटू 0.3, ठीक है, और T2 इंटू इक्वल्स टू क्या होगा T2 इंटू 0.6। ये एक रिलेशन बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2, तो ये T1 इक्वल्स टू आ जाएगा अपना 2T2, T1 इक्वल्स टू 2T2 आ गया। अब ये इक्वेशन गिवन है, सब कुछ है अपने पास। T2 की वैल्यू कितनी आ जाए, T1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2 इंटू T2 की वैल्यू है अपने पास 400, तो T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 800। 800 वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो 800 माइनस 700, 800 माइनस 700 इक्वल्स टू kx, ये आ जाएगा 100 इक्वल्स टू kx। और k की वैल्यू कितनी गिवन है, k की वैल्यू भी दे रखी है हमारे पास 100, k की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 100 दे रखी है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये शायद अपन ने कुछ गलत किया यहाँ पे, 0.32 सही है यहाँ पे। और T2 की वैल्यू 400 है, 800 हो गया हमारा। और 800 वैल्यू यहाँ पे हमने T1 की पुट करी, 800 माइनस 700 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा kx, kx इक्वल्स टू ये 100, और यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 100, ये आ जाएगा हमारा 1 मीटर। आंसर आ जाएगा हमारा 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमारे पास एक्सटेंशन जो आएगा वो 1 मीटर का आएगा। तो इक्विलिब्रियम में कुछ इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स हमारे पास देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हमने इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लिया है। आगे हम इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो भी नेक्स्ट सेशन में।